Welcome to DSAG Home Classes, a digital initiative taken by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Dr. Antima Sharma, posted at GMS Kamsar Poonch. Today, I am going to start the topic from class 9 science. Let's see what topic I am here to start today. Today's topic is atoms and molecules. The topic to be covered: the laws of combination, atomic mass, atomic symbol, molecule, compound, ions, valency and radicals, chemical formula, molecular mass and mass percentage. मैंने फर्स्ट 2 चैप्टर्स में आपको मैटर के बारे में बताया था. मैटर मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, लाइक चेयर, टेबल, पेन, ऑल आर पार्ट ऑफ द मैटर. जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, ऐसे ही मैटर जो होता है छोटे पार्टिकल्स का बना होता है. उन छोटे पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम. अब जो ये एटम जब कंबाइंड होते हैं, ये सारे जब एटम्स कंबाइंड होते हैं, इन जो एटम्स कंबाइंड होते हैं इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल. अब यही आज का हमारा चैप्टर है जिसे हम डिस्कस करेंगे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं. केमिकल रिएक्शन, जैसे मैं आपको एक छोटी सी अपने घर की एग्जांपल्स देती हूँ कि हमने अपनी मदर को हमेशा किचन में काम करते हुए ऑब्जर्व किया है. करते हैं ना ऑब्जर्व. सपोज हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि उस गेस्ट को चाय या कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी सर्व करते हैं. अब टी और कॉफ़ी सर्व करने से पहले, टी और कॉफ़ी जब भी हम सर्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, टी कैसे बनाते हैं, हम टी डालेंगे प्लस शुगर प्लस वाटर प्लस मिल्क. तो हीट कंडीशंस देने के बाद, बॉईल करने के बाद हमारा नया सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, टी बोलते हैं ना, टी. अब देखो ये जो 4 सब्सटेंसेस का ये बना हुआ है, ये 4 सब्सटेंसेस का बना, तो इसने एक नया सब्सटेंस बनाया. इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. जब इट इज़ ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट. यहाँ देखो, यहाँ 4 सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट हुए तो इसने क्या बनाया, एक नया सब्सटेंस बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. ओके. अब दूसरी एग्जांपल में जैसे मैं आपको ये बताऊँ, सपोज हमने दही बनानी है तो हम क्या करते हैं, ल्यूकवार्म मिल्क लेते हैं. ओके. ल्यूकवार्म मिल्क में हम ऐड करते हैं 1 स्पून कर्ड ऐड करते हैं. हीट कंडीशंस देने के बाद हमारे पास क्या बन जाती है, कर्ड बन जाती है ना, कर्ड. अब देखो यहाँ पे भी कुछ सब्सटेंसेस रिएक्ट हुए तो उन्होंने नया सब्सटेंस बनाया. यहाँ पे भी कुछ सब्सटेंसेस रिएक्ट हुए तो उन्होंने नया सब्सटेंस बनाया. जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट होके नया सब्सटेंस बनाते हैं या नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन. अब जैसे मैं आपको और अच्छी तरीके से बताऊँ, जैसे सपोज ए प्लस बी आपस में रिएक्ट हुए तो इसको हमने कह दिया ए बी. अब ए और बी क्या है, रिएक्टेंट. ए और बी क्या है, रिएक्टेंट. और ए बी क्या है, प्रोडक्ट. ए बी क्या हुआ, प्रोडक्ट. जो रिएक्ट होते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, जो आगे प्रोडक्ट बनता है उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं. और जितनी भी केमिकल रिएक्शन हैं वो इसी लॉ को ओबे करती हैं. समझ आई बात आपको, मेरी बात समझ बच्चों. अब लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है. लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है कि 2 वॉलंटियर्स थे. वन इज़ द लॉफ्सियर जोसेफ एंड सेकंड इज़ द लॉफ्सियर एंड जोसेफ. दो ने कुछ लॉज एस्टैब्लिश किए केमिकल रिएक्शंस को लेके. उन्होंने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया और 2 लॉज ओबे किए. जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ऑल केमिकल रिएक्शन जितनी भी हैं वो दोनों लॉ को ओबे करती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अब हमारा जो फर्स्ट लॉ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ में ये कहते हैं मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. अब ना मेटल्स को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, हम क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट लेते हैं ए प्लस बी. हमने 2 सब्सटेंसेस लिए और हमारा प्रोडक्ट क्या बना, ए बी. इसमें एक और चीज़ है कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये क्या हो गया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन रहेंगे, जितना मास उसका प्रोडक्ट में होगा उतना ही मास उसका रिएक्टेंट में भी हुआ. अगर हमने अगर 10 ग्राम लिया है,
ए अगर हमने 10 ग्राम लिया है, बी हमने 4 ग्राम लिया है, तो प्रोडक्ट का मास भी कितना होगा? 14 ग्राम होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जितना केमिकल रिएक्शन में जितना प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का मास होगा, उतना ही रिएक्टेंट में भी उसका मास होगा। एक बात है कि फॉर्म बदल सकती है, बट मास जितना लिया होगा उतना मास ही रहेगा। समझ आई आपको बात कि मास बदल सकता है, नहीं सॉरी, फॉर्म बदल सकती है बट मास कभी भी बदल नहीं सकता। ठीक है, अब यही चीज़ मैं आपको एक लेट्स से एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल में मैंने लिया कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, two molecules of hydrogen gas react with one molecule of oxygen to form the one molecule of oxygen gas to form the water। ठीक है, अब देखो एक चीज़ से समझने से पहले, ये H है, ये सिंगल H है। ओके, अब ये H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है? एटम है। हाइड्रोजन क्या है? ये एटम है। अगर इसके पाँव में मैं 2 या 3 लिख देती हूँ तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर मैं सपोज 2 लिखती हूँ तो ये हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना बात आपको? अब यहाँ पे ये H2 हो गया या O2 हो गया, सिंगल O है तो ऑक्सीजन एटम है, अगर 2 है तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आगे क्योंकि इसकी चेंज हो जाता है, इसका अगर 2 या आगे से लगाने से क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस द 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखो, ये 2 हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट होकर इन्होंने 2 मॉलिक्यूल्स वाटर बनाए। ठीक है, बनाए ना। अब एक चीज़ और समझेंगे जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन का मास जो होता है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। ठीक है, 4 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 4। इसी तरह से एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना, 32। इसी तरह से मैं लिखा है 2:2 + 2:16। ओके, और यहाँ पे भी मैंने उसी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। तो ये कितना हो गया हमारा रिएक्टेंट में? रिएक्टेंट हमारा कितना हो गया? 36 ग्राम। तो प्रोडक्ट भी हमारा कितना हो गया? 36 ग्राम। इससे ये ओबे करता है कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ मास इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मास इन प्रोडक्ट। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट हमारा लॉ जो है, दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पता है क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एक चीज़ हमेशा कहता है कि एलिमेंट्स, फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी क्या है कि एलिमेंट स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है, मास और वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम जो है ये हमेशा डेफिनेट या फिक्स होता है। उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, उनका मास भी फिक्स होता है। जितने मर्जी कंपाउंड्स बने, जितने मर्जी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बना रहे हैं, वो किसी भी तरीके से कार्बन, कोई भी मेथड हम यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड अगर बना रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम और जो उसका मास है, वॉल्यूम और मास हमेशा वही प्रोपोर्शन, वही उनका डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है। एलिमेंट्स मगर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगी। अब सपोज हम एग्जाम्पल एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, CO2। ओके, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब 2 हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 32। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना, 32। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई 2 के टेबल से ही सिंप्लीफाई करेंगे 6। ओके ओके, ये आ जाएगा 16। ठीक है, फिर 2 के टेबल से करेंगे 3, तो ये क्या आ जाएगा? 8। तो इसका मास कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो कितनी निकली? 3:8। अब मैं हमारी कितनी रेशो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी रेशो निकली? CO2 की कितनी रेशो निकली? 3:8। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड किसी और तरीके से भी बनाते हैं या C+O2 से बनाएंगे तब भी इसका रेशो 3:8 रहेगी। अगर हम एज ए फ्यूल मीथेन और 2 टाइम ये करके बनाएंगे तब भी इसकी रेशो क्या रहेगी? तब भी इसकी रेशो 3:2 ही रहेगी। आई समझ आपको बात मेरी?
ठीक है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट से हीट करके इसकी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तब भी इसकी रेशो क्या रहेगी, 3:8 ही रहेगी। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है, आप किसी भी तरीके से कंपाउंड बनाओ, किसी भी तरीके से प्योर कंपाउंड बनाओ, तो आपका जो वॉल्यूम और मास जो है, वॉल्यूम और मास की जो रेशो है वो ऑलवेज क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। ओके। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा जो मेन जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि हम पढ़ेंगे एटम। अब एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इज मैटर अराउंड अस प्योर में हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, मैटर जो है प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, पढ़ा था ना हमने। प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट्स पढ़े थे और इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमने ये मिक्सचर एंड सॉल्यूशन पढ़े थे एलिमेंट्स और कंपाउंड। ओके, पढ़ा था हमने। तो उसमें हमने सारा डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स में क्या होता है। एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस से बना हुआ है, ठीक है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। या तो वो अकेला रह सकता है या तो वो अकेला रह नहीं, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं एग्जांपल में आपको बताती हूँ। जैसे हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे हीलियम हो गया बच्चों, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये इनर्ट गैसेस हैं। हीलियम हो गया इनर्ट, ये सारी कौन सी गैसेस हैं? इनर्ट गैसेस हैं। ये इनर्ट गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये किसी के साथ इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि इसलिए ये डेफिनेशन है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे ये है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, हीलियम, आर्गॉन, नियॉन, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती हैं। मगर अगर हम बात करें, सपोज हम बात करते हैं सल्फर की, सल्फर जो होता है वो एसेट की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। अब देखो ये एसेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए डेफिनेशन क्या कहती है? मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल सल्फर के हुए, 8 मॉलिक्यूल सल्फर के हुए, तो तब उन्होंने एग्जिस्टेंस पाई। यहाँ पे क्या आता है? ये सिंगल आइटम्स थे जिन्होंने एग्जिस्टेंस पा ली। और एटम बहुत स्मॉल साइज का होता है, इसको नैनोमीटर में मेजर किया जाता है इसके साइज को। हाइड्रोजन एटम जो होता है ये सबसे छोटा होता है, इसका साइज जो होता है 10⁻⁻10 नैनोमीटर। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं नैनोमीटर लिखना भूल गई। एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल के साथ। और ये जो इक्वेशन जो ये था कि एटम्स को सिंबल देने के लिए गिवन किसने कहा था? ये वॉलंटियर जो था वो था ब्रिजलेस। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं कि कोई भी एटम है। अब मैं कैसे कहूँ कि ये एटम है वो, हम उन एटम्स के, ब्रिजलेस ने क्या किया, उन सब एटम्स को क्या दिया? एक नाम दिया, एक सिंबल दिया। अब जैसे फर्स्ट हमारा जो है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल है H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। और हीलियम का सिंबल है He। लिथियम का सिंबल है Li। बेरिलियम का सिंबल है Be। बोरान का सिंबल है B। कार्बन का C। नाइट्रोजन का N। ऑक्सीजन का O। फ्लोरीन का F। नियॉन का Ne। सोडियम का Na। मैग्नीशियम का Mg। इसी तरह से ये सारे। और बच्चों आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स से कम हमें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स टिप्स में होने चाहिए। उनके सिंबल्स हमें पता होने चाहिए कि उनके सिंबल्स क्या हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनकी वैलेंसी क्या है, ये चीज़ें हमें सारी टिप्स में होनी चाहिए। आपने देखा होगा एक चीज़ आपने नोट की होगी, ऑब्जर्व की होगी। हाइड्रोजन जो है फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है उसका हमने सिंबल लिखा है H। हीलियम का लिखा है He, देखा ना आपने, He। लिथियम का हमने लिखा Le। बेरिलियम का हमने लिखा Be और बोरान का हमने लिखा B। कार्बन का लिखा C। ये तो चलो अपने नाम के साथ से ही फर्स्ट अल्फ़ाबेट या सेकंड लेटर से हमने लिख लिया। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी बीच में आपने चेक किए होंगे जो अपने नाम पर नहीं है, जैसे सोडियम। आप सोच सकते हो मैडम ने ये कहा कि हाइड्रोजन जो था H से स्टार्ट होता है तो आपने H लिख दिया, तो अब सोडियम को कहाँ से आया, सोडियम का एन कहाँ से आया, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। अब ये जो मैंने सिंबल्स बताए, इन सिंबल्स को असाइन किया है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सिंबल्स असाइन किए हैं। अब
अगर इंडिया में हाइड्रोजन को, अगर इंडिया में एलिमेंट नंबर 1 को हाइड्रोजन बोला जाता है तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे अमेरिका में भी इसको हाइड्रोजन ही कहा जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, इसने इन एलिमेंट्स को नाम दिए हैं। अब इनके रूल्स क्या हैं कि जब भी हम कोई लेटर लेंगे, जैसे सपोज हाइड्रोजन लिया हमने, ठीक है, हाइड्रोजन का हमने क्या लिया? फर्स्ट लेटर लिया। क्या लिया? फर्स्ट लेटर लिया। अगर हमने अब हाइड्रोजन का हमने फर्स्ट लेटर लिया, अब हमारा जो हीलियम है, हीलियम भी एच से स्टार्ट होता है, तो हम क्या रहेंगे, इसका जो फर्स्ट सिंबल का जो फर्स्ट लेटर के साथ हम इसका सेकंड लेटर भी लेंगे। मगर इसका एक रूल है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर ऑलवेज इन स्मॉलर होता है। ओके, समझ में आई आपको बात? ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया। जैसे लिथियम है तो लिथियम का मैंने Li लिया, ठीक है, और आपको ये चीज़ समझ आ गई मुझे लगता है। जैसे कैल्शियम का है तो कैल्शियम का Ca लिया, एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का Al लिया, बोरान का मैंने क्या लिया? B लिया, बेरिलियम का मैंने Br लिया, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जिनको IUPAC ने असाइन किया है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि एलिमेंट्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। अब वही बात आ गई, जैसे मैंने लिथियम के बारे में बताया वो। अब आप सोच सकते हो कि कुछ एलिमेंट्स तो उनके नाम पर हैं, बट कुछ एलिमेंट उनके नाम पर नहीं है। एक्चुअली जो एलिमेंट्स उनके नाम पर नहीं है, दे आर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स, दे आर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन। जैसे एंटीमोनी है, इसका सिंबल है स्टेबियम। स्टेबियम, एंटीमोनी का जो लैटिन नेम है स्टेबियम, हमने स्टेबियम से इसका सिंबल लिया है Sb। अब जो कॉपर है, आप बोल सकते हो कॉपर C क्यों नहीं लिया? सी ऑलरेडी कॉपर का था, सी ऑलरेडी क्या था? सी ऑलरेडी कार्बन का था। अब CO भी नहीं हम ले सकते क्योंकि CO जो है वो कोबाल्ट का है, तो हमने ये जो कॉपर का Cu है, हमने इसके लैटिन नेम क्यूप्रम से ले लिया। गोल्ड को हम Au कहते हैं, आयरन का उसके लैटिन वर्ड फीरियम से लिया, लेड का जो लैटिन वर्ड हमने प्लैबम जो से लिया। इसी तरह से ये सारे के सारे जो हैं हमने किससे लिए? इनके लैटिन नेम से लिए। जैसे सोडियम जो हम बहुत यूज़ करते हैं, ये भी हमने कहाँ से लिया? इसके लैटिन नेम नाइट्रियम से। अब है एटॉमिक मास। हमने किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास किस तरह से निकालना है। देखो, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास तो हम मेज़र नहीं कर सकते, ये तो बात है। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास तो नहीं मेज़र कर सकते, बट हम रिलेटिव मास हम ले सकते हैं। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड कैन नॉट बी आइसोलेट। छोटे से पार्टिकल्स को, छोटे से एटम को, एक छोटा सा एटम जो बहुत ही छोटा है और उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। हम उसका रिलेटिव मास कंपेयर करते हैं C612 टेकन एज 12U। नंबर ऑफ टाइम्स इन एटम ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन। कोई भी एलिमेंट का जो हम लेंगे, हम ये देखेंगे कि वो 1/12 ऑफ द कार्बन एटम से कितना बड़ा है। आपको समझ आई बात ये मेरी? अब नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल्स। बड़ा इजी है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में बाइंड होंगे तो वो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम bonded together representing the smallest fundamental unit of chemical compound that take part in a chemical reactions। अब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ट्राइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे जो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या ट्राइएटॉमिक में करते हैं, जैसे मोनोएटॉमिक में भी कुछ करते हैं। मोनोएटॉमिक की अगर बात करें तो मोनोएटॉमिक में मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हीलियम हो गया, ठीक है, क्रिप्टॉन हो गया, अर्गान हो गए। क्यों? ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। बट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हो गए जो किस में एग्जिस्ट करेंगे? 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे O2 हो गया, आगे समझ, O2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, F2 हो गया, ठीक है, ट्राइएटॉमिक में आ गया O3 वगैरह। और पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? O8 वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अब एटमसिटी क्या होती है? एटमसिटी का मतलब होते हैं कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। आई समझ बात? एटमसिटी क्या होती है कि कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं एटमसिटी। अब मोनोएटॉमिक में आ जाएगा, जैसे एक एटम हीलियम, क्रिप्टॉन, ऑर्गॉन, ये एक ही एटम है, डेट आर द मोनोटॉमिक। डाइएटॉमिक में कितने एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे O2, Cl2,
F2, ये दो एटम्स आपस में मिलकर डाई एटॉमिक बना रहे हैं। ट्राई एटॉमिक में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैसे O3 हो गए, 3 एटॉमिक बना रहे हैं। पॉली एटॉमिक में आ गया, जैसे S8 हो गया, ये 3 एटॉमिक बना के ये बन रहे हैं। S8 हो गया, P4 हो गया। अब P4 को हम टाटा एटॉमिक भी कह सकते हैं और इसको ऑक्टा एटॉमिक भी कह सकते हैं, बट आते ये पॉली एटॉमिक में ही हैं कि एटॉमिसिटी होती है कितने मॉलिक्यूल्स मिलके एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब आते हैं कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या हो गया कि डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइंड होके उनका वॉल्यूम भी फिक्स होना चाहिए और उनका मास भी फिक्स होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कंपाउंड में कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमने पीछे भी डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो है वो है 3:8। ये इसका क्या है, मास रेशियो है, और वॉल्यूम रेशियो है इसकी 1:2। ये हमारा ये ऑलरेडी जो इनका कंपाउंड्स का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डेफिनेट होता है। अब हर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है। अब ये आ जाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जितने भी कंपाउंड है उनके क्या क्या मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, उनको मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम हम उनको किस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे मीथेन है, अब हम बच्चों इसको हम पढ़ेंगे भी किस तरह से ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बना। आई बात, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम ये बनाएंगे कि CH4 किस तरह से ये CH4 बना, ठीक है। जैसे ये CH4, ये किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 बना, ये प्रोपेन का C3H3 कैसे बना, बुटानॉल का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बना, इथेनॉल का ये फार्मूला कैसे बना, इथिलाइन का फार्मूला कैसे बना, या कार्बन डाइऑक्साइड, हम बार बार बोलती हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अच्छा उसके बाद KCl, ठीक है, CaCO3, ओके, अच्छा H2SO4, C6H12O6, H2S, ये फार्मूले मैं बार बार बोलती हूँ कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूले बने कैसे, हम इनको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले बनते हैं। बट मॉलिक्यूलर फार्मूले को सीखने से पहले हमें दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो एटम्स आनी चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए, आयन। एटम्स क्या है, आपको मैं दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि एटम क्या है। एटम्स एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या है, छोटे पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। क्या बोलते हैं, एटम। अब एटम के अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, समझ आई। एटम के अंदर कितने प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, 3। एक होता है पॉजिटिव, सेकंड होता है नेगेटिव, और तीसरा आता है न्यूट्रल। क्या आता है, न्यूट्रल। एटम के अंदर कितने प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, 3 प्रकार के, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अब पॉजिटिव को हम कहेंगे प्रोटॉन्स, नेगेटिव को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल को हम कहेंगे न्यूट्रॉन्स। ये सारा जो हम सेक्टर ऑफ एटम जो मैं नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करूँगी अभी आगे, 4th चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगी किस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रॉन्स ये पार्टिकल्स होते हैं। ओवरऑल जो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। एटम क्या होता है, न्यूट्रल। अब एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, एटम के ऊपर अगर इस एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है या एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन। समझ आया। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का, ठीक है। अब उसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इयॉन। क्या बोलते हैं, इयॉन, ठीक है। अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसे हम कैटाइन बोलते हैं, अगर एटम में नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोल रहे हैं, ठीक है। अब एटम दैट बियर्स एन चार्ज इज कॉल्ड एज एनाइन। कैटाइन दे आर पॉजिटिव चार्ज आइन, एनाइन दे आर नेगेटिव चार्ज आइन। कैटाइन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, मगर एनाइन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। अब वैलेंसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैलेंसी क्या होगी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कुछ एलिमेंट्स की तो फिक्स वैलेंसी होती है और कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है वो वेरी करती है। कुछ एलिमेंट्स की क्या वैलेंसी क्या कहती है, वेरी करती है। जैसे सोडियम है, सोडियम Na पॉजिटिव, ठीक है,
Na पॉजिटिव। अब ये जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281। इसको स्टेबल होने के लिए, इसको एक स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, लूज करने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लूज करने का। इसलिए बहुत सारी और भी अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी फिक्स वैलेंसी होती है, ठीक है, जैसे Fe2 हो गया, नहीं सॉरी वेरिएबल होती है, Fe3 हो गया, कुछ एलिमेंट्स की जैसे कॉपर पॉजिटिव हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया, लेड हो गया, इनकी वैलेंसीज क्या होती है, वेरिएबल। कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, फिक्स होती है। अब रेडिकल क्या होते हैं, देयर ग्रुप ऑफ एटम्स, जब पूरे ग्रुप ऑफ एटम दैट बियर्स ए चार्ज दे आर कॉल्ड एज द रेडिकल। जैसे ये सोडियम आ गया ना, एक मिनट, ये सोडियम आ गया, ये होगी इसकी वैलेंसी, ओके, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स एक चार्ज को बियर कर रहे हैं, जैसे CO3 2 नेगेटिव, दैट इज द रेडिकल। नाइट्रेट की बात करें NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट की बात करें NO2 नेगेटिव। ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जो चार्ज लगा होगा उसको हम रेडिकल कहते हैं, ओके। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड। जैसे साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है, सेक्रोज का केमिकल फार्मूला क्या है, ये अब ये केमिकल फार्मूले कैसे बनते हैं ये हम आपको सिखाएंगे, हाउ टू मेक द केमिकल फार्मूला। अब हाइड्रोजन जो है इसका वैलेंसी 1 है, सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 है, पोटाशियम की 1 है, अमोनियम की 1 है, मैग्नीशियम की 2 है। इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी है। मगर कुछ एक बात और भी है कि कुछ एलिमेंट्स की हमें वैलेंसी खुद भी याद करके रखनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि फिर वो फार्मूला निकालना हमें ईजी हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हमें पता है वाटर की वैलेंसी कितनी है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, आयरन की वैलेंसी के, कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी हमें खुद ही लर्न करके रखनी पड़ेगी, जिससे हम एकदम से केमिकल फार्मूला निकालेंगे। Let us make केमिकल फार्मूला नाउ। अब बात आती है कि केमिकल फार्मूला हम किस तरह से बनाते हैं। बच्चों देखो, ये मैं जो केमिकल फार्मूला किस तरह से बनाएंगे ये मैं आपको ब्लैक बोर्ड में समझाऊंगी, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में समझाती हूँ कि ये केमिकल फार्मूला हम किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं तो स्क्रीन पे बनाऊंगी तो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा, तो ये मैं आपको सिखाती हूँ ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। अब देखो, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, क्या है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम का सोडियम का सिंबल क्या है, Na, ठीक है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, 2। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। अब हाउ टू मेक द केमिकल फार्मूला। हमने जो पीछे पढ़ा कि एटम्स क्या होते हैं, केटाइन क्या होते हैं, एनाइन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, केटाइन और एनाइन, इन सारी चीज़ों को या वैलेंसी को पढ़ने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल फार्मूले हम किस तरह से बनाते हैं। जैसे पहले हम सबसे पहली जो एग्जाम्पल हम लेते हैं दैट इज द सोडियम ऑक्साइड। अब किसी भी फार्मूले को बनाने से पहले 3 चीजों का ध्यान होना चाहिए। एक तो हमें किसी भी एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, दूसरा कि हमें वैलेंसी भी पता होनी चाहिए, और थर्ड कि हमें रेडिकल भी पता होना चाहिए। अगर हमें 3 चीजें किसी भी कंपाउंड का अगर ये तीनों चीजें पता है तो हम आराम से हम कोई भी केमिकल फार्मूला बना लेते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम एंड ऑक्साइड, ओके। सोडियम जो है, सोडियम का सिंबल है Na और इसका जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव, और ऑक्साइड जो है O, इसका है 2 नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता था कि इसका इसमें जो इसकी वैलेंसी क्या है और इस पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसको पता करने के बाद हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड करते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। अब जो सोडियम है, क्रिस क्रॉस मेथड से क्या होगा कि इसके आगे
वन है, सिंगल प्लस है तो इसका मतलब ये इसके आगे क्या है, वन है। इस नेगेटिव के आगे टू है तो इसका मतलब कि इसका चार्ज क्या है, टू नेगेटिव। सोडियम का चार्ज प्लस नेगेटिव है और ऑक्सीजन का चार्ज टू नेगेटिव है। अब ये जो दोनों के जो चार्ज हैं इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। पॉजिटिव चार्ज सोडियम का जो चार्ज है वो यहाँ चला जाएगा और ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो सोडियम के फुट में आ जाएगा। देखो किस तरह से, अब सोडियम जैसे ये क्रॉस होंगे ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, सोडियम के पास आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, इसका चार्ज आ जाएगा 1। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2। हो गया क्लियर। अब जैसे एग्जांपल मैं दूसरा ले लेती हूँ, वाटर, जो हम आम यूज करते हैं। वाटर हम कितनी बार बोलते हैं, वाटर किस तरह से बना। देखो हाइड्रोजन जो है वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन का जो चार्ज है क्या है, टू नेगेटिव। जब हम इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस करने के बाद क्या होगा कि H जो क्रॉस करने के बाद टू नेगेटिव यहाँ आ जाएगा 2 और हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं तो ये आ जाएगा 1। तो हमारा ये वाटर का भी फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम तीसरी कोई और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर्मूले किस तरह से और कौन सा फॉर्मूला है जो बन जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड। कौन सा आ गया, सोडियम क्लोराइड। अब वही तीन चीजें, सिंबल हमें पता है, सोडियम का क्या है Na, ठीक है, और क्लोराइड का क्या है Cl। सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl। हम 1 तो लिखते नहीं ना है, इसलिए हम इनको ऐसे रन देते हैं NaCl। ठीक है, अब इसी तरह से अब मैं कोई और एग्जांपल ले लूं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca। क्लोराइड का सिंबल क्या है, Cl। ठीक है, कैल्शियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आता है, 2 प्लस, और क्लोराइड का क्या होता है, नेगेटिव। तो हमारा फॉर्मूला क्रिस क्रॉस मेथड से क्या बनेगा, CaCl2। ये जो 2 है ये इसके स्टेप में चला जाएगा और जो नेगेटिव का 1 है ये इसके स्टेप में चला जाएगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CaCl2। ठीक है, ये आपको समझ आई, क्योंकि हमने कितनी बार बताया कि इसके लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, सिंबल, वैलेंसी एंड रेडिकल। अब हम कोई और रेडिकल वाला कंपाउंड लेते हैं, जैसे सपोज हमने बहुत सारे जैसे पढ़े ही होते हैं कि ये कंपाउंड आपको मुझे लगता है समझ ही आया होगा। अब हम लेते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट। कौन सा कंपाउंड लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब देखो सोडियम का क्या है, Na पॉजिटिव, क्या है Na पॉजिटिव, और कार्बोनेट का क्या है, CO। समझ, आपको ये बात समझ आ रही है ना, CO3 2 नेगेटिव। ओके, क्लियर हुआ। अब क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे वापस, तो इसका क्या बन जाएगा, Na2CO3। ये हमारा बन गया सोडियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि वैलेंसी, इसकी वैलेंसी जो कार्बोनेट की वैलेंसी जो थी ये सोडियम के फुट में चली जाएगी और सोडियम की जो वैलेंसी थी वो पूरे कार्बोनेट के फुट में चली जाएगी। तो हमारा बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आपको फिर देखो 3 चीजों का हुआ, सिंबल का, वैलेंसी का और किसका हुआ, रेडिकल की जरूरत पड़ी। अब हमें अमोनियम, अब हम जैसे एक और फॉर्मूला लिखेंगे, अमोनियम। समझ आ रही है ना आपको बात। अब हम कौन सा लेंगे, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अमोनियम का क्या है, NH4, ऑक्साइड क्या है, OH। अमोनियम का क्या है, NH4 पॉजिटिव, OH का क्या है, नेगेटिव। समझ आ रही है ना बात। अमोनियम का क्या है, NH4 पॉजिटिव, क्या है, NH4 पॉजिटिव, और हाइड्रोक्साइड का क्या है, ONH नेगेटिव। तो जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, NH4OH। ओके, क्लियर हुआ। इस तरह से हमारे जो है ये हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। एक और एग्जांपल जो हम आम डे टू डे लाइफ में एक और कंपाउंड का नाम लेते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, हम हमेशा बात करते हैं वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी कैसे बनता है। देखो कार्बन
डायो ऑक्साइड। कार्बन का क्या है? C4। क्या है? C4। ऑक्साइड हमारे पास क्या है? ऑक्साइड का 2 नेगेटिव। क्या है? 2 नेगेटिव। ठीक है। अब हम जब क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? C4O2 हो जाएगा ना 2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना? C2 सॉरी, जब हम ये करेंगे हमारा कैसे आ जाएगा? C2O4 इस तरह से हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि हमने क्रिस क्रॉस किया, जब हमने क्रिस क्रॉस किया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? CO2। अब 1 है, 1 तो हम लिखते ही नहीं ना लिखते हैं। इसी तरह से हम सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फॉर्मूले हम इसी तरह से बनाते हैं। मैं अगेन आपको ये बताती हूँ कि इन केमिकल फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें किन 3 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट इज सिंबल, वैलेंसी एंड रेडिकल। ओके, क्लियर हुआ आपको? कहीं प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अगर ये 3 चीजें आएंगी, सिंबल, वैलेंसी और रेडिकल आ जाएंगे हर एक कंपाउंड का, तो आपको पता चल जाएगा। मगर ये चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ सिंबल्स, जैसे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको अच्छी तरह से आ जाते हैं, उनकी वैलेंसी क्या है, ये चीजें अगर आपको आ जाएगी तो आप कोई भी कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला इजी तरह से निकाल लोगे। ठीक है, थैंक यू। अब हम जो नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूले के बाद अब हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। लेट्स सबसे पहले हम इजी एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको जल्दी मॉलिक्यूलर मास समझ आ जाए। फर्स्ट आ जाएगा वाटर। अब देखो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ। अगर सिंगल H होगा दैट इज द एटम, अगर 2 है तो इसका मतलब कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। बट आज हम वो चीजें जो मैं चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। अब आपको पता है हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है? 1 है। ओके, ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है? 16 है। कितना है? 16 है। अब हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ पे क्या है? सिंगल हाइड्रोजन एटम्स है। अगर खाली H होता तो हम बोलते सिंगल हाइड्रोजन एटम, पर यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो हम ये कहेंगे 2। ठीक है, प्लस क्योंकि हम दोनों का कर रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल है, सिंगल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? सिंगल, तो ऑक्सीजन का क्या आएगा? 1 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। कितना है? 16। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा इसका? 18 ग्राम। इसका मास कितना आ जाएगा? वाटर का कितना मास है? 18 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अब दूसरी एग्जांपल्स लेके मैं अगर आपको बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इजीएस्ट हमारा दूसरा कंपाउंड जो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर 6 है, और ये जो मास है कार्बन का कितना है? 12 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास कितना है? 16 है। तो यहाँ पे ये कार्बन का एक एटम है। कितने एटम है कार्बन में? एक एटम है। तो हम क्या लिखेंगे? 1:12। 1:12 प्लस, अब ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? ऑक्सीजन कितने एटम? ऑक्सीजन के 2। कितने हैं? 2। 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना मास है? 16। कितना मास है? 16। तो ये कितना होगा? 12 प्लस 16 इंटू 12, सॉरी 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 32। तो ये कितना आ जाएगा? 4 और 4, 44 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास हो गया? मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 44 ग्राम। कितना है? 44 ग्राम। ओके, इसी तरह से अगर हम कोई और कंपाउंड निकालते हैं, जैसे हम कोई, ये तो इजीएस्ट कंपाउंड थे जो इजी तरीका से निकल जाते थे। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट कंपाउंड निकालेंगे वो कंपाउंड है सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सपोज हम निकालते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है। देखो यहाँ पे भी हमें पता होना चाहिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है, उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो जैसे अब कैल्शियम इसका, अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Ca, क्या है, CaHCO3 2, क्या है, HCO3 2। ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। ओके, अब कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सॉरी कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है, 40। कितना है, 40, ठीक है। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। कितना है, 1। ओके, ठीक है। कार्बन का कितना है, मास कितना है, 12। एटॉमिक मास कितना है, 12। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। अगर हमें इनके मॉलिक्यूलर मास पता है तो हम 1 मिनट में ये मॉलिक्यूलर मास पूरा, अगर हमें इनके मास मालूम है तो हम एकदम से इनका निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर मास, पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। अब कैल्शियम है, कैल्शियम एक सिंगल एटम है तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 × 1 प्लस, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट के अंदर है HCO3 जिसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। अब ये जो 2 है ये H का भी है, कार्बन का भी है और ऑक्सीजन का भी है, तो हम क्या करेंगे, 2 × हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, सिंगल एटम है, × 1 प्लस कार्बन का हमारे पास मास कितना है, 12 × 2, क्योंकि ये भी तो हमारे साथ है ना, ये मास, ये इसका भी है 2 प्लस 3 × 16 × 2। समझ आ गई बात, क्योंकि ये जो 2 है ये हाइड्रोजन का भी है और उसके बाद कार्बन का भी है, ऑक्सीजन का भी है और इसका भी है। समझ आ रही है ना अब सबको बात, ठीक है। अब ये हमारा कितना आ गया, 40 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 3 2 6 × 16, ठीक है। आगे समझ आपको बात, ठीक है। अब आ गया 42 और ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 42 प्लस 24 प्लस 16 × 6, ये हो गया 96। कितना हो गया, 96। जब हम तीनों को कैलकुलेट करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारा आ जाएगा 162 ग्राम, हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, ओके, मास कितना है 40। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास कितना है 1। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास कितना है 12। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास कितना है 16। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हमारा जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना निकला 162 ग्राम। समझ आ गई। देखो यहाँ पे हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और दूसरा क्या पता होना चाहिए, इसका मास पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां तक आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो चुका है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं, जस्ट जिंक सल्फेट। कौन सी लेंगे, जिंक सल्फेट। देखो बच्चों, ये आप खुद करोगे, ओके, मैं सिर्फ बताऊंगी आपको किसका कितना फॉर्मूला है। ठीक है, जिंक का है मास 65, कितना है जिंक का मास कितना है 65, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का कितना है 4, ऑक्सीजन का कितना है 16। कितना है 16। ओके, अब आपको इजी करना, आप आराम से ये चीज कर सकते हो। जैसे जिंक है 65 × 1 प्लस सल्फर का कितना है 32 × 1 प्लस 4 × 16। ओके, ठीक है। और हमारा जो है जिंक सल्फेट का हमारा मास कितना आ गया 161 ग्राम। ओके,
ये इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। बट वही है चीज कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें सिर्फ वही छोटी सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, और वही मैंने आपको बताया था कि मास हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेटा अब आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसका मास निकाल लोगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, इन सारे, जैसे H2SO4 हो गया, और भी हो गया C6H12O6 है, इनका मास निकालना बहुत इजी हो गया, क्योंकि कार्बन का आपको पता ही है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो मास क्या है, 12 है। तो इसी तरह हाइड्रोजन का भी पता है, ऑक्सीजन का भी पता है। इस तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज, इन सब के